छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बदलाव का बूस्टर डोज लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष को बदलकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब पुराने ढर्रे पर चलने का इरादा नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि इन बदलावों का क्या असर पार्टी पर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह असर सिर्फ पार्टी पर पड़ेगा या सूबे का सियासी समीकरण भी बदल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अरुण साव और नारायण चंदेल की धमाकेदार एंट्री से सूबे की सियासत ने एक नया टर्न ले लिया। कहा जा रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों ही पार्टी के लिए बूस्टर डोज हैं। हालांकि इन बदलावों के कई सियासी मतलब भी हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के दो बड़े बदलाव के जरिए सूबे में न सिर्फ जातिगत समीकरण साधने की कोशिश है, बल्कि पार्टी में शक्ति संतुलन पर भी फोकस किया है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की छवि से पार्टी को बाहर निकालने की एक बड़ी कवायद बीजेपी ने की। वहीं धर्मलाल कौशिक को हटाकर संदेश देने की कोशिश की गई है कि अपने चेहरे और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हालांकि अभी रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक ऐसा नहीं मान रहे। समय परिवर्तनशील होता है, वक्त के साथ बदलते रहते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, संगठन में बदलाव चलता रहता है। नेतृत्व के ऊपर भरोसा होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करते रहते हैं और हमें उस आशा और बुलंदी के साथ काम करना चाहिए कि अंतिम नहीं है, और राजनीति में कभी अंतिम नहीं होता, फिर शुरुआत होती है। और इसलिए हम लोग को जो अवसर मिला है, हमने काम किया, जो भी जवाबदारी देंगे उसके लिए हम लोग तत्पर रहना चाहिए। उधर बात करें सियासी समीकरण की, तो बीजेपी ने अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही ओबीसी वर्ग से बना दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2023 चुनाव में नए जाति समीकरण होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के 90 में से करीब 49 सीटों पर ओबीसी वोट निर्णायक फैक्टर माना जाता है। ऐसे में ओबीसी वोट साध कर बीजेपी अपनी नैया पार लगाना चाहती है। अरुण साव, नारायण चंदेल ये दोनों ही ओबीसी के अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निर्णायक वोटर भी माने जाते हैं। देखिए, सदन के अंदर में और सदन के बाहर में राज्य सरकार की जितनी कमी है, जितनी खामी है, जितनी नाकामी है, जितने जनविरोधी काम है, उसको हम सदन के अंदर में ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक उसको उठाएंगे और इस सरकार का जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब। दरअसल बीजेपी के भीतर बदलाव की चर्चा तो काफी वक्त से थी, लेकिन बदलाव इतने बड़े स्तर पर होगा इसकी उम्मीद कम थी। हालांकि बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है, और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने ऐसा ही किया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी को इसका कितना नफा नुकसान होता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। लहसुन की कीमतों ने मालवा निमाड़ सहित मध्य प्रदेश के किसानों को रुला दिया है। सबसे बड़े उत्पादक रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर की मंडियों में थोक में लहसुन की कीमत 1 रुपए प्रति किलो से भी कम पहुंच चुकी है। आलम यह है कि किसान अब मंडी में लहसुन लाना बंद करने लगे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि लहसुन की पैदावार तो बम्पर हुई, लेकिन मौसमी वजह से फसल की क्वालिटी ठीक नहीं हो सकी, लिहाजा किसानों को भाव नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में किसानों को लहसुन रुला रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में लहसुन की कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंची थी, लेकिन अभी भाव गिरकर 45 पैसे प्रति किलो तक पहुंच चुका है। हालांकि सभी किसानों को लहसुन का खराब भाव नहीं मिल रहा। जिन किसानों की लहसुन अच्छी क्वालिटी की है उन्हें अच्छी कीमत मिल रही है, लेकिन ऐसे किसानों की संख्या काफी कम है। दरअसल इस बार सूबे में लहसुन की बम्पर पैदावार तो हुई, लेकिन कई इलाकों में मौसमी वजहों से अच्छी क्वालिटी की फसल नहीं आ पाई। यही वजह है कि खराब और अच्छी फसल की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। मंदसौर मंडी में 8,000 रुपए प्रति क्विंटल लहसुन बिका, तो यहीं किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल भी लहसुन बेचना पड़ा।
कोई भाव नहीं मिल रहा है सही। क्या भाव बिका है? क्या भाव बिका? 1200-1300 रुपये भाव बिक रहे। अच्छी बोल्डर माल है। अच्छा, लागत भी निकल रही है। लगभग हमारा अनुमान के हिसाब से 85% माल किसान का खराब हुआ है। 15% माल अच्छा है, लेकिन 15% माल का भाव अच्छा। हाँ, ये जरूर है जो माल बिगड़ा है उसका कोई भाव नहीं है। उसका कारण भी यही है कि सेंटरों पर जाकर के माल की बिक्री रुकी है। रतलाम मंडी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। किसानों के लिए 1 रुपए से 5 रुपए प्रति किलो तक फसल का भाव मिल रहा है। जाहिर है किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। 2 कट्टे लाए थे 1.5 रुपए किलो। 1.5 रुपए किलो लागत निकली आपकी? कहीं भी नहीं निकली। वहीं जबलपुर मंडी में किसानों के आंसू ही निकल रहे हैं। लहसुन का भाव औंधे मुंह गिर चुका है। इंदौर मंडी में भी खुदरा लहसुन 10 रुपए किलो बिक रहा है। खरीदारों के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन किसानों का दर्द बढ़ा हुआ है। खराब लहसुन जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो फ्री के भाव में। अच्छा माल थोड़ा कम है इस साल। राजधानी भोपाल समेत सूबे की तमाम मंडियों में हालात एक जैसे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस लहसुन की कीमत उसके आने जाने के भाड़े से भी कम मिल रही है, ऐसा लहसुन मंडी लाया ही क्यों जाता है? उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये कि इसे खरीदा क्यों जाता है? दरअसल बताया जाता है कि अच्छे लहसुन में खराब लहसुन मिक्स करने वालों की कमी नहीं है। मुनाफाखोरी हर जगह है। दूसरी बात यह कि लहसुन का पेस्ट और पाउडर बनता है जिसमें छोटे लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। उधर लहसुन बेचने के लिए किसानों की मजबूरी ये है कि लहसुन जल्दी खराब हो जाता है, उसके काला पड़ने का डर रहता है। साथ ही ज्यादातर किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है। ऐसे में किसान फसल को मार्केट ले आते हैं और गेंद व्यापारी और बिचौलियों के हाथ में आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शहर शहर आवारा कुत्तों की दहशत लोगों के दिलों में घर करती जा रही है। आए दिन आवारा कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। उनके सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं मासूम बच्चे। लोगों के लिए बच्चों को स्कूल या खेलने के लिए भेजना भी मुश्किल हो चुका है। दूसरे शहरों की बात क्या करें, खुद राजधानी भोपाल भी महफूज नहीं है। कुत्तों ने 1 साल की बच्ची पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। बच्ची की हालत गंभीर है। जाहिर है आम लोग दहशत में हैं। सवाल है कि क्या सरकारी मशीनरी आवारा कुत्तों के आगे फेल हो चुकी है? भोपाल में आवारा कुत्तों ने एक और मासूम पर हमला किया। 7 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर्फ वो बच्ची ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार दर्द और सदमे से गुजर रहा है। इस बड़ी घटना के बाद दावा किया जा रहा है कि नगर निगम ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। 2 महीने में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जहां रोजाना करीब 150 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयान तो हर घटना के बाद आते हैं और फिर होता कुछ नहीं। भोपाल की पुरानी घटनाओं पर नजर डालें तो सिर्फ 2022 में आवारा कुत्तों के काटने की 5 बड़ी घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। 2 जनवरी को 4 साल की बच्ची पर हमला, 23 जनवरी को 7 साल की बच्ची पर हमला, 27 फरवरी को 6 साल की बच्ची पर अटैक, 15 जून को 7 साल के बच्चे की कुत्तों ने जान ले ली। इनमें से हर घटना के बाद कुछ दावे किए गए, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं होती रहीं। सवाल यह है कि आखिर क्यों एनजीओ को नसबंदी के लिए पैसा दिया जाता है जबकि कुत्तों की आबादी बढ़ती जा रही है। कि एनजीओ अगर कुत्ते की नसबंदी करने का काम कर रहा है, उसको पैसा प्राप्त हो रहा है। अगर 5 महानगरों में पिछले 5 वर्षों में 19 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई थी, तो ये देखने का काम नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों के उन अधिकारियों का है। वो आइडेंटिफाई करे कितनों की नसबंदी हो रही है, कितनों की नसबंदी नहीं हो रही है। एनजीओ को जो भुगतान हो रहा है उसमें सत्य प्रमाणिकता की जाए। जहाँ जहाँ पर केसेस आते हैं उधर की परिस्थिति, कल भी उधर केस ऐसा था कि उनके मतलब पास में ही था, तो अलग अलग परिस्थितियों में हो जाता है। हम लोग उस कारण को समझते हुए जहां पर जिस प्रकार एक्शन लेना चाहिए वैसा हम एक्शन ले रहे हैं। ये हाल सिर्फ भोपाल का नहीं बल्कि शहर शहर ऐसे हालात हैं। इंदौर को देश का सबसे साफ शहर का तमगा हासिल है। यहाँ के नगर निगम को काफी एक्टिव माना जाता है, लेकिन शहर में आवारा कुत्तों का आतंक डराता है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में अब तक कुत्तों के अटैक के करीब 23,827 मामले सामने आए हैं। कुत्तों के अटैक 2 साल में 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। कुत्तों की नसबंदी पर हर साल 24 लाख का पेमेंट किया जा रहा है। 5 सालों में कुत्तों की नसबंदी पर करोड़ों का खर्च हो चुका है।
लेकिन इसके बावजूद कुत्तों का आतंक बढ़ा है। इधर जबलपुर में भी कुत्तों का आतंक कम नहीं। अस्पतालों में डॉग बाइट के मरीजों का आना बदस्तूर जारी है। देखिए, निश्चित तौर पे संख्या उनकी बढ़ रही है और जो बीच में मेरी जानकारी में था कि नगर निगम ने भी एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान में वो उनके जो कहना चाहिए नसबंदी कुत्तों की कर रहे थे नगर निगम के माध्यम से, और मुझे लगता है वही सबसे अच्छा उपाय है। दावा किया जाता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्लान चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि नसबंदी के बावजूद क्यों बढ़ रही है कुत्तों की आबादी। क्या आवारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान फेल साबित हो रहा है? कुत्तों की बढ़ती आबादी के पीछे एनजीओ की लापरवाही या निगम की अनदेखी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आवारा कुत्तों के आगे नगर निगम बेबस है? आम लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं, लेकिन रात हो या दिन उनकी दहशत कायम है और हालात ढाक के तीन पात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के धार में कारम डैम का खतरा टल गया। वहां आसपास के लोग एक बड़े संकट से बच गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी का बकोरी डैम के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। यहां डैम का गेट फेल हो गया और किसानों की करीब 250 एकड़ फसल डूब गई। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल कारम हो या बकोरी डैम, इस बार भारी बरसात ने निर्माण और रखरखाव की पोल खोल दी है। अब सवाल यह है कि क्या उन घटनाओं से कोई सबक मिला है? अगर कारम डैम टूटा होता तो इससे भी कहीं ज्यादा बुरे हालात हो सकते थे। धार में एक बड़ा इलाका तेज सैलाब की चपेट में आता, जिससे होने वाला बर्बादी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालांकि वहां किस्मत और कुदरत ने साथ दिया। एक बड़े खतरे से वहां के लोग बाल बाल बचे। लेकिन धमतरी में ऐसा नहीं हुआ। यहां बकोरी डैम का गेट फेल हो गया। डैम का गेट अचानक पूरा खुल गया। भारी दबाव से डैम का पानी नहर में जाने लगा। नहर भी पानी का प्रेशर झेल नहीं सका और टूट गया। ये सैलाब देखते ही देखते खेतों और बस्ती में घुस गया। करीब 250 एकड़ फसल डूब गई। आनन फानन में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सरकारी स्कूल में सभी को शेल्टर दिया गया। जिला प्रशासन का मानना है कि लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि ग्रामीणों ने डैम के जर्जर होने की खबर दी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बकोरी जलाशय का स्लूज गेट जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, वो कहीं त्रुटि बस ज़्यादा खुल गया या फिर हमारा जो स्लूज गेट है वो पहले से ख़राब रहा होगा। इसके कारण पानी तेज़ी से निकल रहा है और कल करीब 4 बजे के आसपास है और अभी करीब 24 घंटा हो गया है। हमारे जो जितने भी एंडम वाले हैं और सिविल वाले हैं, उसको क्योंकि पानी का दबाव ज़्यादा होने के उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और किसानों के खेत भी में जो धान लगा वो ख़राब हो गया, उसको तो फिर मुआवजा वगैरह हम देंगे। लेकिन जो बकोरी जलाशय के गेट से पानी निकलना ये अच्छी बात नहीं थी और हमारे कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम पे गलती है। धमतरी में तो डैम का गेट खुला है, लेकिन कारम में अगर डैम टूट जाता तो खुद अंदाजा लगाइए क्या मंजर होता। कारम डैम संकट आखिर क्यों पैदा हुआ, इसकी जांच जारी है। उधर मध्य प्रदेश में विपक्ष ने इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बना रखा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को कारम डैम निर्माण का ठेका मिला था, उसे सरकार का संरक्षण हासिल है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, 9 से अधिक ऐसे बांध हैं जिन पर लोकायुक्त की जांच चल रही है और लगातार उन्हीं कंपनियों को टेंडर देना जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसमें भारी भ्रष्टाचार है और तुरंत जो है तत्काल रूप से तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें लिप्त हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको टर्मिनेट करना चाहिए। जाहिर है सरकार ऐसा नहीं मानती। सरकार न सिर्फ अपनी तरफ के कारम की जांच करवा रही है, बल्कि घटना से सबक लेकर सूबे के सभी डैम के ऑडिट के लिए टीम भी गठित की गई है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि सभी बांधों की निगरानी की जा रही है।
डैम की सेफ्टी को सुरक्षा को लेकर बैठक ले रहा हूँ। एक कमेटी बना दी है डैम की, वो फील्ड में जाके देख रही है और ये पूरा ख्याल रखा जा रहा है सजगता और जागरूकता के साथ, क्योंकि हर डैम पर फिजिकल व्यक्ति में निर्देश दिया खुद जाइए और देख के आओ। आपको याद होगा कि ये कोई चिंता की बात नहीं है, पर सजग और जागरूकता की बात है। निर्माण की क्वालिटी और मेंटेनेंस जैसे सवाल सिर्फ डैम तक सीमित नहीं, सड़क से लेकर सरकारी भवनों तक ऐसे प्रश्न कई बार उठे हैं, लेकिन हर बार बात आई गई हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या वाकई सबक मिला है या फिर डैम पर डैमेज कंट्रोल सियासत भर सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1 लाख की सैलरी, 300 करोड़ की संपत्ति। जबलपुर में एआरटीओ के भ्रष्टाचार के साम्राज्य का ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया। एआरटीओ के आलीशान मकान में होम थिएटर, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं मिली हैं। इसी के साथ ही कई मकान और फार्म हाउस का भी खुलासा हुआ। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने कैसे काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया, आइए देखते हैं। महल के जैसा आलीशान मकान, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, शानदार बाथरूम, महंगी कुर्सियां, लग्जरी कार, ऐशो आराम का पूरा इंतजाम। जबलपुर के एआरटीओ संतोष पाल ने इसे हकीकत बना दिया। ये घर नहीं है, आरटीओ ने भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। एआरटीओ के ठिकानों पर जब ईओडब्ल्यू की छापेमारी में काली कमाई का ऐसा खुलासा हुआ कि किसी के भी होश उड़ गए। जबलपुर के विजयनगर शताब्दीपुरम स्थित घर के साथ ही एआरटीओ संतोष पाल के 5 मकान, चरगवा रोड पर एक फार्म हाउस और 4 गाड़ियां मिली हैं। इसके साथ ही घर से 16 लाख रुपए कैश भी मिला। एक नजर आरटीओ की काली कमाई पर डालते हैं। मकान पीपी कॉलोनी 1247 वर्ग फीट, मकान शंकर शाह वार्ड 1150 वर्ग फीट, 2 मकान शताब्दीपुरम 10,000 वर्ग फीट, मकान कस्तूरबा गांधी वार्ड 570 वर्ग फीट, मकान गढ़ा फाटक 771 वर्ग फीट, फार्म हाउस ग्राम दीखा खेड़ा 1.4 एकड़, लग्जरी कार का जखीरा। एआरटीओ की काली कमाई की पूरी लिस्ट नहीं है ये। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि और भी संपत्ति का खुलासा होगा। ईओडब्ल्यू एसपी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति की जानकारी के बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि संतोष पाल की सैलरी करीब 65,000 रुपये है और इसकी पत्नी की सैलरी 55,000 रुपये, जबकि 10,000 वर्ग फीट में बने आलीशान मकान की कीमत ही 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस लग्जरी मकान में ऐशो आराम के हर साधन मौजूद हैं, जिसमें होम थिएटर जैसी लग्जरी सुविधाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है संतोष पाल के पास आय से करीब 650 गुना ज्यादा संपत्ति है। ये 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। मौके पर अभी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है, उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जा सकती है। फिलहाल अभी तक क्या अभी तो जांच में आया था, जो शिकायत आई थी इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत के सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग 3 स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। सर कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं और वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी। एआरटीओ संतोष पाल अपने रसूख और राजनीतिक संरक्षण में जबलपुर में बीते 4 सालों से ज्यादा समय से पदस्थ है। इस दौरान इसके खिलाफ कई शिकायतें आईं, लेकिन एआरटीओ को हटाया नहीं जा सका। इसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल इसके ट्रांसफर की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने अपनी पत्नी रेखा पॉल को आरटीओ दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी पर रख लिया। बताया जा रहा है कि इसके कई रिश्तेदार भी आरटीओ के कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल हैं। संतोष पाल के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र
ऑटो चालक को गांजा बेचने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट सहित वीवीआईपी नंबर्स की मनमानी फीस वसूलना और कमीशन लेने जैसे आरोप भी लगे। इसके खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। एआरटीओ संतोष पाल के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इसकी पहुंच कई मंत्रियों तक है। ऐसे में अगर एआरटीओ की काली कमाई की सही तरीके से पड़ताल की जाए तो कई रसूखदारों की पोल भी खुल सकती है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।